DRDO का जो सेप्टम का एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 2 का बीएससी केमिस्ट्री का, जिसका सिलेबस है बीएससी लेवल का, और हम बीएससी और एमएससी एंट्रेंस का कंबाइंड लेकर चलेंगे और 10 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे ताकि आप DRDO टीयर 2 में सिलेक्शन पा सको। तो शुरुआत करते हैं। आओ। मेंडलीव ने 4 एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन की थी गंगा से जमुना तक। तो ये 4 एलिमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखो। गंगा से जमुना तक ये 4 एलिमेंट्स है, इनकी प्रेडिक्शन की थी मेंडलीव ने। इसके साथ ही मेंडलीव ने एटॉमिक वेट करेक्ट किया था 5 एलिमेंट का। 5 एलिमेंट कौन कौन से है? यू, बेईमान, इंसान, आलतू, फालतू। ठीक है, ये 5 एलिमेंट है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका एटॉमिक वेट था वो करेक्ट किया था मेंडलीव ने, और 4 एलिमेंट थे जिनका वो प्रेडिक्शन की थी। ठीक है, वो भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम पूरा रिवीजन करना है बाकी है। और मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाते समय 63 एलिमेंट्स लिए थे, याद रखना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोजले ने दी थी, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी न्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था जेड के, यानी कि एटॉमिक नंबर के। और आज की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है। पीरियोडिक टेबल में जो कि मॉडर्न है उसमें CSFR और यहाँ पर होता है RA, ये होता है 55 एटॉमिक नंबर होता है, और इसका होता है 87। तो ये दोनों होते हैं और ये एक और ग्रुप बन जाता है। तो ये तो हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये है लिक्विड। याद करने के लिए ये R इसके साथ आ रहा है, तो ये वाले RA और FR ये होता है रेडियो एक्टिव। RA यहाँ आ रहा है तो RA रेडियो में भी आ रहा है, तो RA, और ये हो जाएगी लिक्विड, ये दोनों। P ब्लॉक होता है जिसमें सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है बोरोन होता है। इसकी हार्डनेस ऑलमोस्ट बराबर होती है डायमंड के, याद रखना BD। ठीक है, BD याद रखना, बोरोन की होती है डायमंड के बराबर होती है हार्डनेस में। और मेटल लिक्विड कौन होता है? गैलियम होता है, गैलियम ध्यान रखना। और नॉन मेटल लिक्विड कौन होता है? ये होता है ब्रोमीन। याद करने के लिए गैलियम मतलब पागल होता है, यानी कि मेंटल, और नॉन मेंटल यानी कि ब्रेन से ब्रोमीन याद रखना। और मेटलोइड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SiG ये कार्बन की फैमिली के हो जाएंगे, और As और Sb, ठीक है, ये हो जाएंगे ऑक्सीजन की फैमिली, नाइट्रोजन की फैमिली से। और Sc और Te ये हो जाएंगे ऑक्सीजन की फैमिली से, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब नॉन मेटल वगैरह होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें वोलेटाइल मेटल हो जाएंगे। कूड़ा जंग कब होगी? ZnCd और Hg। जंग कब होगी? ZnCd and Hg, these are the volatile metal or volatile elements in D block. First man-made element in D block was TC, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। TC मैन ही तो देता है स्कूल में, TC ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट कौन देता है? मैन देता है। तो फर्स्ट मैन मेड क्या होगा? TC हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। F ब्लॉक इसकी शुरुआत होती है 58 से, देखिए इसी यहाँ से शुरू होती है और 71 तक ख़त्म होती है, और दूसरी होती है 90 से शुरू होती है और 103 तक ख़त्म होती है। इसको ऊपर वाली सीरीज़ को लेंथेनाइट बोला जाता है और नीचे वाली को एक्टिनाइट बोला जाता है। और एक्टिनॉइड के शुरुआत के 3 एलिमेंट्स जैसे था, पा एंड यू, ये 3 एलिमेंट है, ये नेचुरल होते हैं। बाकी सारे एक्टिनाइड के होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि मैन मेड होते हैं। शुरुआत के 3 था, पा, यू,
ये होते हैं जो नेचुरल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीरियडिक टेबल में डायगोनल रिलेशन भी होता है, वो सेकंड पीरियड वाले थर्ड पीरियड के साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ये कौन होता है? लिथियम, बेरिलियम और बोरोन होते हैं। लिथियम दिखाता है मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम दिखाता है एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन दिखाता है सिलिकॉन के साथ। ये डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, यानी कि दो के 3 ग्रुप बनते हैं पूरी पीरियडिक टेबल में जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। और एक और होते हैं टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट कौन होते हैं? ये थर्ड पीरियड में होते हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम से लेकर क्लोरीन तक ये होते हैं, यानी कि NaCl, याद रह जाएगा, NaCl यानी कि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक ये एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड में, जिसको टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है। नॉर्मल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनका यानी ऑक्टेट या आउटर मोस्ट सेल होता है, वो फुली फील्ड नहीं होता है। फुली फील्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। उसको रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, जिसमें आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वो फुली फील्ड नहीं होता है। और ये एलिमेंट होते हैं S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल, लेकिन नोबल गैस एलिमेंट को छोड़कर ये एक्सक्लूड किए जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट से। नोबल गैसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। लैंथेनाइड इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, लैंथेनाइड होता है। ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं कि F ब्लॉक का है, नहीं, लैंथेनाइड डी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखने की बात है। एक स्लेटर्स रूल होता है। स्लेटर्स रूल ये बात करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर जेड इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है, जिसे जेड इफेक्टिव लिखा जाता है, बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इसको स्लेटर्स रूल बोला जाता है। और इस जेड इफेक्टिव की वैल्यू यानी कि S एंड P ब्लॉक के लिए लेफ्ट से राइट जाने पर कितनी इंक्रीज होती है? ये होती है 0.65 इंक्रीज होती है। और डी ब्लॉक में यह लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है 0.15। वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो सिग्मा होता है, इसकी वैल्यू का ऑर्डर होता है S ब्लॉक, फिर P, फिर D, फिर F, ये होता है ऑर्डर। S ब्लॉक के लिए सिग्मा का वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद P, उसके बाद D, फिर F। यानी कि सिग्मा का मतलब होता है रोकने का काम, जो स्क्रीनिंग होता है वो चार्ज को रोकना। तो सबसे ज़्यादा कौन रोकेगा? S ब्लॉक, यानी कि प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह कौन काम करेगा? S, फिर P, फिर D, फिर F, यह सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। एक होती है पेनिट्रेशन पावर, ये N+L के रूल के अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि N+ क्या शो करता है? ये एनर्जी शो करता है, यानी कि जिसकी पेनिट्रेशन पावर यानी कि ज़्यादा होगी, उसका एनर्जी यानी कि N+L कम होगा। तो ऑर्डर कभी भी पूछा जा सकता है पेनिट्रेशन पावर और N+L में क्या रिलेशन है। और साइज़ देखो तो ये जर्मेनियम बड़ा होता है एल्यूमिनियम से, नहीं, एल्यूमिनियम बड़ा होता है G से, वापस लिख लो,
हेलियम बड़ा होता है जी से, जबकि हमें पता है कि ऊपर टॉप टू डाउन जाने पर साइज़ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है और इंडियम की साइज़ बड़ी होती है इससे। ये 2 एक्सेप्शन है, याद रखने की बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पी की साइज़ है वो एस ई से बड़ी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक होता है डी कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किन के मध्य होता है? ये एल्यूमिनियम और गैलियम के मध्य होता है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर होता है और 13 का ही उल्टा 31, ये उल्टा कर दो तो इसकी वजह से क्या है कि एल्यूमिनियम की साइज़ बड़ी हो जाती है गैलियम से, जबकि टॉप टू डाउन जाने पर साइज़ बढ़ती है। जबकि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऊपर आता है फिर भी ये बड़ा होता है, क्यों? डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका कारण होता है 4f अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4f में, और जिसका होता है सिग्मा बहुत ही पूर होता है, इसकी वजह से ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और यह जो ग्रुप है थर्ड बी, इसमें लागू नहीं होता है, उसके बाद से लागू होना शुरू होता है। जैसे थर्ड बी में होते हैं, इनमें तो वही ऑर्डर है जो ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ती है, तो ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जबकि इसके बाद जो जितने भी ऐसे पीरियड है या ग्रुप है उसमें ये लागू होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है। जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होता है। साइज़ डिक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर इसका उल्टा होता है, डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी यानी कि एंथैल्पी ज़्यादा होगी जो फुली फील्ड है, उसके बाद हाफ फील्ड आएगा और फिर दूसरे जो भी होते हैं, ये ऑर्डर रहता है। इसलिए बेरिलियम और बोरॉन और ऑक्सीजन और हो गया नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है क्योंकि हाफ फील्ड है, और इसमें बेरिलियम की ज़्यादा होती है क्योंकि हाफ फील्ड होता है। यह याद रखना बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये कौन से ग्रुप में आता है। तो ये हो गया 14 और ये हो गया 15, 14 और 15 में आता है। और ये हो गया बेरिलियम कौन से आता है, तीसरा, और ये हो गया बोरॉन हो गया 13 में, तो ये आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डिफरेंस होता है माइनस I2, अगर इनका डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोर स्टेबल होगी, और यही डिफरेंस है। अगर कम होता है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो मोर स्टेबल होती है। याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है, 11 और 16 याद रहेगा। 16 यानी कि बड़ी है तो छोटा वाला यानी कि कम वाला स्टेबल होगा। 11 यानी कि छोटी है तो ज़्यादा हायर वाला मोर स्टेबल होगा। ये था ट्रिक, याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और अगर प्रश्न आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, जैसे पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दे रखी है, दूसरी है 70 ये दे रखी है, तीसरी होगी ये होगी, चौथी हो गई और 5वीं देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो गैप कितना है, ये 3000 है, ये 25000 है, यानी कि जहाँ पर 8 से 10 गुना, ठीक है 8 से 10 गुना आ जाता है, तो उससे पहले जितने भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वही वैलेंस होता है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो, 1 2 3,
तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3, ये आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होती है जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है इस केस में। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है और बॉटम में जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये फैक्ट है, याद रखना। कोई ऑर्डर पूछे तो क्लोरीन को सबसे आगे रखना। जो एक्सेस 1 होता है वो देख लो, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है। इसमें एलिमेंट होते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है नीचे जाने पर, कि किसकी? ये एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है, इसमें सिलिकॉन की ज़्यादा होती है, इसमें फॉस्फोरस की, इसमें सल्फर, इसकी क्लोरीन की। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्शन हमेशा याद रखो, एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में। मान लो एक एटम है ए से ए माइनस में चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन दिया है, ये तो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ए माइनस से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है, या आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रॉन या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। बहुत ही ज़्यादा शानदार कॉन्सेप्ट है। वैसे ही सिमिलरली आप देख सकते हो कि ए से अगर ए प्लस बना दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई है, एनर्जी देनी पड़ी है। और फिर अगर ए प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो फिर ये ए बन जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनती है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, याद रखना हमेशा ही। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें कैसे पूछा जाएगा। हमें आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है F- और Cl- की, किसकी ज़्यादा होगी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे आप देख सकते हो, तो Cl- की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि F- की ज़्यादा हो सकती है, जबकि F- की गलत है। समझने के लिए ये देखो, ये Cl- था, ठीक है। हम अगर इसको Cl में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमने क्या क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो आयनाइजेशन होगी एनर्जी, ठीक है। और वैसे ही अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें पता है क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl- अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो सेम वैसे ही Cl- की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो F- से ज़्यादा होगी। ये केस था। और अगर पूछा जाए F+ और Cl+, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है, बताओ कैसे बताओगे। तो किसकी ज़्यादा होगी? तो F+ की ज़्यादा होगी, याद रखो। या फिर जैसे अभी 2 केस बताए थे उससे समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है कि कोई एटम है, ये प्लस है, दूसरे एटम को अपनी तरफ से कितना अट्रैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तीनों को आप एक जैसा ही मान लो। इसका फॉर्मूला Z इफेक्टिव मानो या बराबर फोर्स का हमें पता है, ये वो कूलम वाला फॉर्मूला होता है 1r², ठीक है। तो अगर R बढ़ेगी तो F कम होगा, या F को आप इन तीनों को सिमिलर मान सकते हो
और F मान लो, बराबर F मान लो, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कि टॉप टू डाउन जाने पर R बढ़ता है, R बढ़ने पर F डिक्रीज होता है, F डिक्रीज होता है, ये तीनों ही डिक्रीज होंगे। ये कॉन्सेप्ट है, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत ही सिमिलर शानदार कॉन्सेप्ट है। एक फार्मूला याद रखो, और याद क्या रखो, ये पता ही है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और F की जगह ये तीनों ही मान लो, तीनों को बराबर मानो, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कभी नहीं होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये तो ये 4, ये प्रेडिक्शन के थ्रू दी गई थी, इम्पोर्टेंट है। अब कुछ स्केल हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, स्केल मान सकते हो, ये कोई स्केल है। पहला पढ़ते हैं पाउली स्केल, पाउली स्केल, ठीक है। पाउली स्केल में 3 फॉर्मूले होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ठीक है, बराबर होता है 0.208, 208 अंडर रूट है एनर्जी ऑफ AB, ये किस में है, ये किलो कैलोरी पर मोल में है, इम्पोर्टेंट है। पहला फॉर्मूला हो गया है पाउली स्केल का। पाउली स्केल का अगर कन्वर्ट कर दिया जाए XA माइनस XB बराबर 0.102, ठीक है। अब करो दो अंडर रूट डेल्टा AB, ये किस में हो जाएगी, किलो जूल पर मोल। जूल में पूछा जाए तो 102 कर देना, ठीक है, और किलो कैलोरी पूछा जाए तो 208 कर देना, बाकी ये सेम ही है। ये 2 फॉर्मूले हो गए, एक और पाउली का है, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। डेल्टा A माइनस B इक्वल टू, ये हो गया प्रैक्टिकल, इसका A माइनस B, ठीक है, माइनस ऑफ E AB AA के बीच का इंटू E और BB के बीच का, और इसका अंडर रूट ले लो, ये अंडर रूट हो गया है। तो ये हो गया, ये तो निकलता है प्रैक्टिकल से, और ये निकलता है थ्योरेटिकल से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का दे रखा है, तो क्या करना है, प्रैक्टिकल वाला लिखा माइनस करोगे अंडर रूट लेकर थ्योरेटिकल वाला, अगर ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको अंडर रूट कर दोगे, तो ये आ जाएगा उनके बीच की। एक और स्केल आती है मूलिकन स्केल, मूलिकन, ये हो गया मूलिकन स्केल। तो इसका निकालने के लिए कैसे करोगे, जब ये मूलिकन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका फार्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो IP प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो और उसका आधा करो, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है, ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और किलो जूल पर मोल दे रखा है, तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी बोलो प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, एक सेकेंड, इसकी जो ट्रिक बता देता हूँ। जो मूलिकन वाले हैं उसमें एक ट्रिक है, एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। ये कब है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है। अगर निकालना हो कि किलो जूल में निकालना है तो कुछ ना करना है, ये मान लो एक, इसको मैं एक P मान लेता हूँ, ठीक है, तो P डिवाइडेड बाय कर देना 96.4, तो ये किलो जूल में आ जाएगी। और यही अगर किलो कैलोरी में दे रखा है तो क्या करना, P मान लेना और नीचे क्या कर देना 23.1 से डिवाइड करोगे। और P क्या चीज़ है, P है IP प्लस EA/2, ये होता है P। तो ये 3 फार्मूले हैं इसके, ये भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
याद ये एक ही करना, IP प्लस EA/2, उसको आप भी मान लो, किलो जूल में निकालना है तो 96.4 से डिवाइड कर दो, किलो कैलोरी में निकालना है तो 23.1 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मोलिकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का। अब देखो पाउली स्केल और मोलिकन स्केल में रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउली स्केल, ये P लिख देता हूँ, बराबर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल अपॉन 2.8। ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर मोलिकन दे रखा है तो पाउली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे, मोलिकन में 2.8 का डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एक और स्केल होती है अलरेड स्केल होती है, ये अलरेड रोचोज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने की एक स्केल होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मान लो अलरेड रोचो की नेगेटिव निकालनी है, कैसे निकालोगे, 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन R², तो ये स्केल से निकल जाएगी। और रिलेशन निकालना है पाउली एंड AR के बीच में रिलेशन निकालना है, तो x पाउली इक्वल टू x AR प्लस 0.744 ये होता है, याद रखो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, जो D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो एम्फोटेरिक बनाते हैं। सभी नहीं बनाते हैं, लेकिन ये ट्रिक होती है। जो +3 और +4 जैसे Cr2O3 है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा है, तो फिर ये हो जाएगा एम्फोटेरिक शो करता है। सेम एक ट्रिक है, जनाबे अली बेकार गया, पंजाबी सॉन्ग सुनने के लिए आते सब, ये ट्रिक याद करो। ये सारे के सारे ऑक्साइड होते हैं, वो एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे, एल्यूमिन किलो Al2O3 ये एम्फोटेरिक होता है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, तो ट्रिक याद रखो, जनाबे अली बेकार गया, पंजाबी सॉन्ग सुनने के लिए आते सब, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था पीरियडिक टेबल का सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में। थैंक यू।